हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूं क्लास 6 मैथ। चैप्टर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 5.9 तक था ये। इसके बाद मैं आपको कराऊंगी व्हाट हैव वी डिस्कस्ड। इस चैप्टर के अंदर 5th चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया है, इस चैप्टर की समरी क्या है, इस चैप्टर के अंदर मेन पॉइंट्स क्या हैं, ये हमें करना है। इनको आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो आपके 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चंस आते हैं वे इसी में से आते हैं। फिर आप सोचोगे कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस दे रखे है आपके टीचर ने। ऐसा नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर का नहीं होता। आप जो छोड़ देते हैं उसी में से क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये समरी कराऊंगी इस चैप्टर की। अब द डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इट्स लेंथ। ये है आपकी लाइन सेगमेंट। सपोज पॉइंट्स आर ए एंड बी। ये ए बी आपकी लाइन सेगमेंट है। जो ये डिस्टेंस एंड पॉइंट्स के बीच की है, एंड पॉइंट्स कौन से हैं? ए और बी। बी और ए, इन एंड पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे लेंथ। तो व्हाट इज लेंथ? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट। सेकंड पॉइंट क्या है आपका? ए ग्रेजुएटेड रूलर एंड द डिवाइडर आर यूजफुल टू कंपेयर लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। जो ये हमारी लाइन सेगमेंट है, इसको कंपेयर करने के लिए या इसको मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक हम रूलर यूज़ करेंगे। ग्रेजुएटेड होता है ये। ग्रेजुएटेड का मतलब इसके ऊपर मार्क्स बने होते हैं। और क्या यूज़ करेंगे? डिवाइडर। इससे हम क्या करेंगे? दीज आर यूज टू मेजर लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है। अब करेंगे हम थर्ड पॉइंट। व्हेन हैंड ऑफ ए क्लॉक मूव्स फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन वी हैव एन एग्जाम्पल फॉर एन एंगल। तो ये आपकी क्लॉक है। यहाँ पे 12, 3, 6 और ये है 9। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और ये 11। जो क्लॉक के अंदर हैंड होती है, आवर हैंड, वो अगर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करती है तो हमें एंगल मिल जाता है। जैसे आपकी आवर हैंड यहाँ पे 12 पे है और ये यहाँ तक जाती है 3 तक, तो ये जो होगा इनके बीच का ये एक एंगल है। अगर हम आवर हैंड का पूरा रेवोल्यूशन लेंगे तो इसको हम बोलेंगे 1 रेवोल्यूशन। 1 फुल टर्न है जो हैंड की, ये क्या होगी? इसका 1 रेवोल्यूशन होगा। ए राइट एंगल इज़ 1/4 रेवोल्यूशन। जो राइट एंगल होता है ये 1/4 रेवोल्यूशन होता है। जैसे ये क्लॉक है तो क्लॉक में कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है। यहाँ से लेकर हम यहाँ तक वापस आएंगे तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो 12 से लेकर 3 तक ये यहाँ पे राइट एंगल बनेगा 90 डिग्री का, और इसको हम क्या बोलेंगे? 1/4 रेवोल्यूशन। ठीक है। अगर 12 से लेकर ये 6 तक होगा तो इसको क्या बोलेंगे? हमें 1/2 रेवोल्यूशन। वन फोर्थ रेवोल्यूशन होता है 90 डिग्री का, इसको बोलेंगे राइट एंगल। और जो 1/2 रेवोल्यूशन होता है और जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं हमें स्ट्रेट एंगल। ये आपका ऐसे बन जाएगा पूरा कंप्लीट इस तरह से। ये आपका
180 डिग्री का होगा। ठीक है, ये 1/2 रेवोल्यूशन है। और ये जो एंगल होगा ये यहाँ पे स्ट्रेट एंगल होगा और इसका मेजर होगा 180 डिग्री। वी यूज़ ए प्रोट्रैक्टर टू मेज़र द साइज ऑफ एंगल इन डिग्रीज। मैंने आपको बताया था इस तरह का होता है डी, इससे हम एंगल को मेज़र करते हैं। क्या है ये है आपका प्रोट्रैक्टर। तो इससे हम एंगल्स को मेज़र करते हैं और उसके बाद में हम डिग्री लगाते हैं। जैसे 90 लिखेंगे उसके बाद हम ऐसे लगाएंगे डिग्री, 180 लिखेंगे तो उसके बाद हम ऐसे लगाएंगे डिग्री। एन एंगल इज़ एक्यूट, कोई भी एंगल एक्यूट होगा इफ़ इट्स मेजर इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ए राइट एंगल। अगर ये जो हमारा एंगल है ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम राइट एंगल। अगर एंगल इससे कम है, जैसे ये एंगल हमारा 60 डिग्री का है तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। अगर एंगल राइट एंगल से ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं हमें ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे ये एंगल हमारा 120 डिग्री का है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री से जो एंगल ज़्यादा होता है उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। लेकिन जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 से ज़्यादा होता है लेकिन 180 से कम होता है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल होता है आपका स्ट्रेट एंगल से बड़ा। स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का तो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा ग्रेटर देन 180 डिग्री। Two intersecting lines are perpendicular if the angle between them is 90 डिग्री। सपोज ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये L है और ये M है। ठीक है, ये जो लाइंस हैं L और M पॉइंट O के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर ये एंगल यहाँ पे जो एंगल बनता है अगर ये 90 डिग्री का है तो इन दोनों लाइंस को हम क्या बोलेंगे, दे आर परपेंडिकुलर। M परपेंडिकुलर M और M परपेंडिकुलर L। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तो हमने किया परपेंडिकुलर। अगर ये लाइन M L लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, अगर ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हैं तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा और जो ये लाइन है ये एल लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। The triangles can be classified as follows based on their angles. Each angle is acute. अगर एंगल acute है, एंगल इज acute, तो कैसी ट्राइंगल होगी आपकी, acute angled triangle, acute angled triangle। सेकेंड केस क्या है, वन एंगल इज राइट एंगल। इफ वन एंगल इज राइट एंगल तो क्या बन जाएगी, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। थर्ड केस क्या है, वन एंगल इज ऑब्ट्यूज। इफ वन एंगल इज ऑब्ट्यूज तो क्या आ जाएगा आपका, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। क्लासिफिकेशन ये हमने किया अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स
ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ देयर साइड्स। तो साइड्स के बेस पे क्या कैसे होगा, ये तो था एंगल्स के बेस पे और ये अब साइड्स के बेस पे। फर्स्ट है हमारा ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल। अगर तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, जैसे एक साइड 6 है, दूसरी 7 है और थर्ड हमारी 8 है, तो तीनों साइड्स अनइक्वल हो गई, तो ये जो ट्राइंगल बनेगी इसको बोलेंगे हम स्केलीन ट्राइंगल। दूसरा केस क्या है, इफ़ टू ऑफ द साइड्स आर इक्वल। ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है, अगर उनमें से 2 इक्वल हैं तो ये बन जाएगी आइसोसेलेस ट्राइंगल। जैसे ट्राइंगल की साइड्स, 2 साइड्स तो 5 है और एक साइड 6 है, तो इसमें 2 साइड्स तो सेम होगी, तो ये हो जाएगी आइसोसेलेस ट्राइंगल। थर्ड है ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो क्या बन जाएगी आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये मैंने ट्राइंगल का साइन लगाया है। नेक्स्ट पॉलीगन्स। पॉलीगन्स आर नेम्ड बेस्ड ऑन देयर साइड्स। अगर नंबर ऑफ साइड्स 3 है तो क्या बोलेंगे इसको ट्राइंगल। ट्राइंगल हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। अगर इससे कम साइड्स होंगी तो पॉलीगन नहीं बनेगा। और पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अगर 4 हो गए तो आपकी हो जाएगी क्वेड्रिलेटरल या टेट्रागन भी बोल सकते हैं इसको। 5 होगी तो पेंटागन, 6 होगी तो हेक्सागन और 8 होगी तो ऑक्टागन। ठीक है। क्वेड्रिलेटरल्स जो 4 साइडेड पॉलीगन हैं, दे आर फर्दर क्लासिफाइड विद रेफरेंस टू देयर प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेड्रिलेटरल्स। तो क्या दिया हुआ है, 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ये मैंने जो लाइन खींची है 2 लाइन, ये पैरेलल को शो करती है। तो 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स किस में होता है, ये होता है ट्रेपीजियम में, TRAPEZ, ट्रेपीजियम में। इसके अंदर केवल एक ही पेयर होता है जो पैरेलल होता है। 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स किस में होते हैं, पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम विद 4 राइट एंगल्स, ये है पैरेललोग्राम विद 4 राइट एंगल्स। तो ये क्या बन जाएगी हमारी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल विद 4 इक्वल साइड्स, रेक्टेंगल विद 4 इक्वल साइड्स। तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पे लिखना है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम विद 4 इक्वल साइड्स, ये हो जाएगी रोम्बस, क्योंकि रोम्बस के अंदर चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अब करेंगे रोम्बस विद 4 राइट एंगल्स। तो रोम्बस विद 4 राइट एंगल्स क्या होगा, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, अगर एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7, ये हो गया 8, 9, 10 और ये हो गया 11
वी सी अराउंड अस मैनी 3 डायमेंशनल शेप्स, क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्फीयर्स, सिलेंडर्स, कॉन्स, प्रिज्म्स एंड पिरामिड्स आर सम ऑफ देम। तो 3 डायमेंशनल शेप्स कौन सी होती हैं? जिनकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ें हों, उन ऑब्जेक्ट्स को हम 3D ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो अलग अलग शेप होती है इनकी, जैसे क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या होता है? क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती हैं और क्यूबॉइड एक रेक्टेंगुलर शेप होती है इसकी। स्फीयर्स राउंड सर्कुलर शेप होती है, जैसे मून है, सन है, क्रिकेट की बॉल है। सिलेंडर जैसे गिलास है। कोन ये आइसक्रीम की जो कोन होता है वो कोन शेप का ही होता है। प्रिज्म जो आप लेबोरेटरी में देखते हैं। और पिरामिड्स जैसे इजिप्ट के पिरामिड बहुत ही फेमस हैं। तो ये उनके अलग अलग तरह की 3 डायमेंशनल शेप्स हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको इंटीजर्स कराऊंगी। ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। तब तक के लिए आपको इसकी रिवीजन करनी है ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।